अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज के नए लेक्चर के साथ। अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर लिया और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 4 समझ आ गया है और आपने उसे अच्छे से तैयार भी कर लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज के डिफरेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, इन्हें डिस्कस करते हैं कि कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। आइए चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपके MCQs आ जाते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। MCQs को सॉल्व करने के लिए आपने केयरफुली स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, केयरफुली तमाम ऑप्शंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ना है और फौरन से ही पहला करेक्ट आंसर नजर आते ही टिक नहीं कर देना। आपने तमाम ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर डिसाइड करना होता है कि कौन सा आंसर सुटेबल है उस क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट के लिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन, हाउ इज अ सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड। अब आते हैं कि हर स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टर्मिनेट नहीं होते। अब फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इफ कंडीशंस, इनमें हमने आपको बताया था कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हो देन ब्रेसेस को यूज करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हाउ अ सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड मींस फॉर लूप की बॉडी में कितनी स्टेटमेंट्स हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो कैसे टर्मिनेट होगी? ऑप्शन है विद अ कॉलन, टर्मिनेटर के लिए कॉलन तो यूज ही नहीं होता, विद अ राइट ब्रेस, विद अ राइट ब्रैकेट और विद अ सेमीकोलन। अच्छा बच्चों, ब्रेस, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, इनमें क्या फर्क है? मैथ में सारी ब्रैकेट्स होती हैं। मैथ में अगर हम देखें, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट्स हैं और ये भी ब्रैकेट्स हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तब हम इन राउंड ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं, इन फ्लावर ब्रैकेट्स को, जिन्हें मैथ में हम फ्लावर ब्रैकेट्स कहते हैं, इन्हें ब्रेसेस कहा जाता है और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इन्हें हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में ब्रैकेट्स कहते हैं। तो अगेन आते हैं ऑप्शन की तरफ, विद अ कॉलन, with a right brace, with a right bracket or with a semicolon। जब भी कोई एक स्टेटमेंट टर्मिनेट करनी हो तब हम सेमीकोलन को यूज कर रहे होते हैं और जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हो तब हम राइट ब्रेसेस को यूज करते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आए कि सेट ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट एंड इट इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो बेटा, फर्स्ट MCQ का करेक्ट आंसर आपके पास कॉलन नहीं हो सकता, राइट ब्रेस भी नहीं है, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। क्या कह रहा है? सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ब्रैकेट्स के जरिए से आपकी स्टेटमेंट्स टर्मिनेट नहीं होती, सो इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है विद अ सेमीकोलन। सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेट किया जाता है विद अ सेमीकोलन। अब सेकंड MCQ की तरफ आते हैं, हाउ इज अ मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड। अब देखिए, बुक में आपका सेकंड जो MCQ पूछा गया उसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप, यहाँ क्या था? सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप, कि एक ऐसा फॉर लूप जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है वो, और यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स फॉर लूप आ गया। इसमें क्या चीज आ रही है? इसके अंदर आप ये देखते हो कि कितनी स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम किस तरह से इसे टर्मिनेट करेंगे? ऑप्शन है वही, विद अ कॉलन, विद अ राइट ब्रेस, विद अ राइट ब्रैकेट या विद अ सेमीकोलन। तो बच्चों, कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को किस तरह टर्मिनेट करते हैं? विद अ राइट ब्रेस। कॉलन के जरिए से किसी लेबल को आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है। ब्रैकेट्स जो हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये एरेज के अंदर यूज हो रही होती हैं और सेमीकोलन से सिंगल स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है।
एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो विद अ राइट ब्रेस, कौन सी होती है, ये वाली हमारे पास राइट ब्रेस आ जाएगी और इसके थ्रू हम इसे टर्मिनेट करेंगे। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कौन से थे, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि कंडीशन और कंडीशन के साथ साथ क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू और ट्रू के बाद कॉलन फॉल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क को किस स्ट्रक्चर से या किस स्टेटमेंट से रिप्लेस किया जा सकता है। क्या इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर सिंगल इफ स्ट्रक्चर होता है और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर जाता है, नहीं तो स्किप कर जाता है। इफ एल्स जो कि टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है जिसमें टू स्टेटमेंट्स डिपेंड कर रही होती है कंडीशन पर। एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड करता है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी तो एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैसे डिपेंड कर रहा होता है कि कंडीशन के फॉल्स होने के ऊपर। इफ एल्स के अंदर भी हमारे पास यही है। फिर एल्स इफ जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज हो रही होती हैं जिनके थ्रू मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। हर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट किसी ना किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है वो, लेकिन इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं और एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी होते हैं। और स्विच स्टेटमेंट जो कि किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके उससे रिलेटेड केस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती हैं। क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर। रिप्लेस करना है टर्नरी ऑपरेटर को, और टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से होते हैं जिसके अंदर कंडीशन आ गई, कंडीशन के टू डिसीजंस हैं, टू स्टेटमेंट्स हैं, या तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी कब, जब कंडीशन ट्रू है, नहीं तो कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट। तो यही चीज हमारे पास टू वे डिसीजन मेकिंग कहां पर मिल रही है, हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मिल रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। स्विच स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मल्टीपल केसेस होते हैं जो कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर तो एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच कर जाती है देन वो ब्लॉक ऑफ केस एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज वो कंट्रोल उसे इग्नोर कर देता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसके स्विच स्टेटमेंट को इन स्टेटमेंट्स में से किसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या वो इफ एल्स स्टेटमेंट है, क्या वो ब्रेक स्टेटमेंट है, क्या वो एल्स इफ स्टेटमेंट है, या व्हाइल स्टेटमेंट। तो बच्चों आपको एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट पढ़ाते वक्त ये बताया गया था कि दोनों एल्स इफ अल्टरनेट टू द स्विच स्टेटमेंट है। क्यों? स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं और एक्सप्रेशन भी आ जाता है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, मैच कर रहा है केस के साथ, तो एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा तब वो स्किप हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट आ जाती है जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और मल्टीपल कंडीशंस हैं। हर ब्लॉक किसी न किसी कंडीशन के ट्रू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक स्किप हो जाता है। तो यही चीज हमारे पास आ जाती है कि ये क्वाइट सिमिलर है एल्स इफ स्टेटमेंट टू द स्विच स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाता है और ये आपके पास आ जाता है। बाकी एमसीक्यूज के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज को जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। पांचवा एमसीक्यू आ जाता है, अ व्हाइल लूप इज मोर एप्रोप्रिएट टू यूज देन फॉर लूप। अब ये कह रहा है कि हम व्हाइल लूप को कब ज्यादा बेहतर यूज कर सकते हैं, फॉर लूप के अगेंस्ट। तो ऑप्शंस में ये कहता है व्हेन द बॉडी ऑफ लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। क्या व्हाइल लूप हम यूज करते हैं कि जब बॉडी ऑफ द लूप एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होनी है, अदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहां पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, द टर्मिनेशन कंडीशन अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, मींस
लूप कभी भी अनएक्सपेक्टेडली किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स पर टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जो ऑप्शन दिया गया द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, पहला ऑप्शन था बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, और ऑप्शन सी दे रहा है द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, यानी कह रहा है कि प्रोग्राम एक दफा सिर्फ एग्जीक्यूट करे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आ रहा है व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस, जो कि काउंटर लूप के लिए, व्हाइल लूप काउंटर लूप नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं, द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, लूप की बात कर रहे हैं तो लूप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना या ना करना लूप पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। सेकेंड वन में द टर्मिनेशन कंडीशन अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, मीन्स वी डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस इन एडवांस, और किसी भी वक्त यूजर कंडीशन को फॉल्स कर सकता है। इसे देखते हैं, इसके साथ साथ ऑप्शन ए को द बॉडी ऑफ लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, व्हाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, मींस ये अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एक दफा भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तो ऑप्शन ए बी इनकरेक्ट है। लेकिन ऑप्शन बी व्हाइल लूप को हमने सेंटिनल लूप भी कहा था या यूजर कंट्रोल लूप भी कहा था कि यूजर इसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकता है कि कब लूप की बॉडी ने टर्मिनेट होना है, तो इसमें यही चीज आ जाती है द टर्मिनेशन कंडीशन अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, किसी भी वक्त कंडीशन टर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच सिचुएशन अ डू व्हाइल लूप, अब ये कहता है कि किस सिचुएशन के अंदर डू व्हाइल लूप ज्यादा अप्रोप्रिएट है यूज करना देन फॉर एंड व्हाइल। तो बच्चों ऑप्शंस है व्हेन द बॉडी ऑफ लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, जब बॉडी ऑफ द लूप कम से कम एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होनी है, या फिर व्हेन द लूप टर्मिनेट्स अनएक्सपेक्टेडली, अगेन अभी हमने बात की थी कि लूप अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट कर जाए, मींस कि किसी भी वक्त यूजर आपके लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं। ऑप्शन सी व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एटलीस्ट वंस, और जब हम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हैं तो वो एक दफा तो एग्जीक्यूट होता ही है, तो ये इसमें कभी लूप के थ्रू नहीं हम इसे मैनेज कर सकते। व्हेन द नंबर ऑफ लूप आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस, ये फिर वही काउंटर लूप वाली डेफिनेशन आ गई कि जब हमें नंबर ऑफ लूप्स पहले से पता होते हैं। लेकिन अब हम इन दोनों में से, ये भी हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए एंड बी। अब ए जो ऑप्शन है ये हमारे पास किसके लिए, डू व्हाइल लूप, जी डू व्हाइल लूप के लिए अगर हम देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट समझा जा सकता है। कैसे, इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डू व्हाइल लूप एक पोस्ट टेस्टिंग लूप है जिसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप पहले लिखी जाती है और कंडीशन बाद में आती है। पहले एक दफा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है फिर कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड टाइम बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक दफा लाजमी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी, सो कंट्रोल आउटसाइड द लूप ट्रांसफर हो जाता है। सो बच्चों अब आते हैं इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, व्हेन द बॉडी ऑफ लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, कब, डू व्हाइल लूप के अंदर। ये किस सिचुएशन में, जब एक दफा लाजमी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर रही होती है, ट्रू होता है। नेक्स्ट सातवां एमसीक्यू, इन विच सिचुएशन अ फॉर लूप इज मोर एप्रोप्रिएट टू यूज, किस सिचुएशन के अंदर फॉर लूप ज्यादा एप्रोप्रिएट है। फॉर लूप है क्या, फॉर लूप एक काउंटर लूप है और फॉर लूप ज्यादातर हम यूज करते हैं कब, जब हमें नंबर ऑफ साइकिल्स का पता होता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस इस लूप ने एग्जीक्यूट करनी है, तो उस टाइम हम फॉर लूप यूज करते हैं। ऑप्शंस है व्हेन द बॉडी ऑफ लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, जो हमने डू व्हाइल लूप के लिए देखा। व्हेन द लूप टर्मिनेट्स अनएक्सपेक्टेडली, हमने डिस्कस किया कि ये व्हाइल लूप की कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है।
डू वाइल में भी आ सकता है, लेकिन डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस हमने देखा कि डू वाइल एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वाइल हमारे पास जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन ये दोनों डू वाइल और वाइल यूजर कंट्रोल लूप्स होते हैं। सी ऑप्शन, व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। अगेन ये हमारे लूप से इररेलेवेंट सी स्टेटमेंट आ जाती है। डी ऑप्शन, व्हेन द नंबर ऑफ लूप आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस, मींस हमें नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ लूप आइटरेशंस का पहले से पता हो, तब हमारे पास फॉर लूप एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ जाता है कि जब हमें पहले से नंबर ऑफ लूप्स का पता होगा तब हम फॉर लूप को यूज करेंगे। बाकी एमसीक्यूज के लिए और बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट कंट्रोल को बिगनिंग ऑफ द लूप पर ट्रांसफर करती है। बाय व्हाट? बाय डूइंग, बाय स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स। मींस रिमेनिंग स्टेटमेंट जो कि लूप की बॉडी के अंदर हैं उन्हें स्किप करते हुए दोबारा से लूप के स्टार्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रांसफर कर देती है। इसके लिए इसने पूछा है कि एग्जिट फंक्शन, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट, देन ब्रेक स्टेटमेंट या नेस्टेड लूप। अब ये तमाम डिफरेंट वे में कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एग्जिट फंक्शन कंट्रोल को कहां और कैसे ट्रांसफर कर रहा है? जैसे ही एग्जिट फंक्शन एग्जीक्यूट करता है ये कंट्रोल को आउटसाइड द प्रोग्राम ट्रांसफर कर देता है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके जरिए से कंट्रोल को टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? कंट्रोल को एट द एंड ऑफ द लूप ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप बॉडी को भी स्किप कर देती है और रिमेनिंग आइटरेशंस को भी स्किप करके लूप को टर्मिनेट कर देती है। एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप या स्ट्रक्चर को टर्मिनेट कर देती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करके टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर कंट्रोल को मूव कर देती है। नेस्टेड लूप क्या करता है? ये कंडीशन ट्रू होने की बेस पर लूप के कंट्रोल को इनर लूप में ट्रांसफर कर देता है और तब तक इनर लूप के अंदर रखता है जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो बच्चों इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इस कंटिन्यू स्टेटमेंट की अगेन यही डेफिनेशन भी है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स। तो ये थे बच्चों आपके एमसीक्यूज और इससे मिलते जुलते आप अपने तरफ से खुद भी अपने टॉपिक्स में से मुख्तलिफ एमसीक्यूज बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फ्यूचर सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद आपने यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन भी करनी, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपके ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं वो इसी चैप्टर में से ही आ रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुश्तमिल है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं और ये कहां पर डिस्कस हुए? अब देखें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है व्हाई कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन C++ प्रोग्राम। अगर आप रिकॉल करें अपने लेक्चर्स को तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, पर्पस ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम।
They may execute the statements in a sequence or depending on the condition or repeating again and again. तो ये आपके पास इसका पर्पस आ जाता है. क्या पर्पस? के control statements are used to control the flow of execution in a program. There are three ways to control the flow of execution in the program: by sequence, by selection and by repetition. तो इसे हमने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको इसका आंसर वहां पर आसानी से मिल जाएगा. अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो इसमें आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, और इसे हम इसी लेक्चर के एंड में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इफ एल्स और एल्स इफ में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं. हमने दोनों स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट्स को सेपरेटली तो पढ़ा है, अब हम इन्हें कंपेयर करके भी देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस आते हैं. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप. तो बच्चों लेक्चर रिकॉल करने पर लूप कंपैरिजंस का टॉपिक हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 15 के अंदर, और इसमें हमने फॉर लूप को व्हाइल लूप के साथ कंपेयर भी किया था और व्हाइल को डू व्हाइल के साथ भी. फॉर और व्हाइल में मेनली क्या डिफरेंसेस हैं? फॉर लूप काउंटर कंट्रोल्ड लूप है, जबकि व्हाइल लूप यूजर कंट्रोल्ड लूप होता है. फॉर लूप के अंदर हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस इन एडवांस पता होती हैं, लेकिन व्हाइल लूप अनएक्सपेक्टेडली कंडीशन को टर्मिनेट भी कर सकता है. फॉर लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल यूज हो रहा होता है, लेकिन व्हाइल लूप डिपेंड करता है सेंटिनल वैल्यू पर, ऐसी वैल्यू जिसकी बेस पर लूप टर्मिनेट किया जा सकता है. तो बच्चों इसी तरह से आपके पास ये डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं ये हमने लेक्चर नंबर 15 में पढ़े थे. अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द यूजेज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्राम. सो हमने इसे भी लेक्चर नंबर 15 में डिटेल में इंडिविजुअली पढ़ा था और इनके प्रोग्राम्स भी लिखे थे. दोनों का क्या यूजेज है? ये बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल को टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है बाय स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? कंट्रोल को आउटसाइड द स्ट्रक्चर ट्रांसफर कर देती है और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को, रिमेनिंग साइकिल्स वगैरह को भी टर्मिनेट कर देती है, स्किप करती है. तो आपने लेक्चर नंबर 15 के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ा है. अब इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिट फंक्शन. एग्जिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि कंट्रोल को ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले कर देता है और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, क्लोज कर देता है. इसे यूज किया जाता है एरर हैंडलिंग के लिए. एग्जिट फंक्शन डिफाइंड है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h की हेडर फाइल में, और इसका पूरा टॉपिक हमने इसकी डेफिनेशन लेक्चर नंबर 17 के अंदर डिस्कस की है विद एग्जांपल. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेस्टेड लूप. गिव वन एग्जांपल. नेस्टेड लूप, द लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. आपको लेक्चर नंबर 16 में ये कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करवाया गया. अब यहां पर डेफिनेशन पूछ रहा है और उसकी एग्जांपल पूछ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो 1 नंबर की डेफिनेशन आ गई, 1 नंबर का इसका सिंटैक्स आ गया जो कि डेफिनेशन का हिस्सा होता है, और 1 नंबर इसकी एग्जांपल का आ गया. और याद रखें जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो एग्जांपल्स कोई बहुत ट्रिकी लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी कि जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाए. सिंपल सी रखें ताकि आप उसे आसानी से लिख भी सकें और आपके मार्क्स भी ना कटें. अब इस लेक्चर के अंदर जो हमारा क्वेश्चन रह गया डिस्कस करने वाला वो था डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, जो कि अब हम एंड में इसे डिस्कस कर लेते हैं. तो चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ और इसे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं. ओके बच्चों, तो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमने देखना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट. सबसे पहला जो डिफरेंस है
कि इफ एल्स स्टेटमेंट टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें से कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगा। डिपेंड कर रहे होते कंडीशन पर। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है देन ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि एल्स इफ की बात करें तो एल्स इफ के अंदर डिसीजन इज टू बी मेड फ्रॉम सेवरल कंडीशंस। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो उसका ब्लॉक स्किप हो जाएगा और कंट्रोल सेकंड कंडीशन पर मूव कर जाएगा, उसे चेक करेगा। अगर वो ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स अलोंग विद देयर कंडीशंस स्किप हो जाएंगी। अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है देन कंट्रोल थर्ड कंडीशन पर मूव कर जाएगा टिल सो ऑन टिल द एंड के अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती और एल्स ब्लॉक मेंशन्ड है तो फिर कंट्रोल एल्स ब्लॉक पर मूव हो जाएगा। अगर एल्स ब्लॉक नहीं गिवन तो कंट्रोल डायरेक्टली टर्मिनेट कर जाएगा उस स्ट्रक्चर से। तो इसके अंदर एल्स इफ के अंदर डिसीजन इज टू बी मेड फ्रॉम सेवरल कंडीशंस। सेवरल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंड कर रहे होते हैं सेवरल कंडीशंस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इफ एल्स का। इफ एल्स executes any one of the two given block of statements। क्या? One of the two given block of statements based on given condition। कितनी कंडीशन? सिंगल कंडीशन। एक कंडीशन है, टू ब्लॉक्स हैं, दोनों में से किसी एक ब्लॉक ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है। जबकि इसके अंदर executes any one of the multiple given blocks of statements based on several conditions। जबकि एल्स इफ के अंदर क्या कह रहा है? किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और मल्टीपल कंडीशंस हैं, उनमें से किसी एक कंडीशन ने ट्रू होकर रेस्पेक्टिव ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है। इसके बाद इसके अंदर जो इफ एल्स है उसके अंदर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एक स्किप होता है। लेकिन एल्स इफ के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, बाकी सारे ब्लॉक्स स्किप हो जाते हैं। और हमारे पास जब इसमें आते हैं इफ एल्स के अंदर देखते हैं तो एल्स कीवर्ड इज यूज्ड फॉर अल्टरनेट ब्लॉक। इफ एल्स के अंदर एल्स कीवर्ड यूज होता है अल्टरनेट ब्लॉक के लिए। लेकिन एल्स इफ के अंदर एल्स इज फॉलोड बाय इफ। एल्स इफ क्यों कह रहे हैं? एल्स इज फॉलोड बाय इफ टू चेक द अल्टरनेट कंडीशन। और इफ एल्स में एल्स इज मैंडेटरी, क्योंकि इफ और एल्स, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल ने एल्स पर मूव करना है। अगर हम एल्स ही नहीं लिखेंगे तो वो फिर इफ एल्स स्टेटमेंट ही नहीं रहेगी, वो तो सिंपल इफ स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इसमें लाजमी एल्स लिखा जाता है। लेकिन अगर हम देखें इधर तो एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर या एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर एल्स कीवर्ड इज ऑप्शनल। एल्स यूज करें या ना करें, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर एल्स मिसिंग होगा तो कंट्रोल आउटसाइड द स्ट्रक्चर चला जाएगा। तो मींस कि यहां पर हमारे पास एल्स ऑप्शनल है लेकिन इफ एल्स के अंदर एल्स मैंडेटरी होता है। अब इसके सिंटैक्स को ही देख लें कि इसके सिंटैक्स के अंदर कितनी कंडीशंस आ रही हैं? एक कंडीशन आ रही है। हाँ, ट्रू ब्लॉक डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन के ऊपर। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाएगा बट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों में से किसी एक ब्लॉक ने अल्टरनेटिवली लाजमी एग्जीक्यूट होना है। जबकि एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इसका सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन 1, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन चेक हुई, अगर तो ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट होगा।
अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा और कंट्रोल कहां आ जाएगा, एल्स इफ के ऊपर आ जाएगा, इफ के ऊपर आ जाएगा। इफ मींस के नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन 2 चेक हुई, अब कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो इसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो इसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक भी स्किप हो जाएगा और कंट्रोल नेक्स्ट कंडीशन पर मूव कर जाएगा। इफ एग्जिस्ट टिल कंडीशन n ये कंट्रोल मूव करता रहेगा। अगर तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती और आपके कोड के अंदर एल्स ब्लॉक भी है तो कंट्रोल एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। और एल्स ब्लॉक ऑप्शनल है, तो अगर ये आपने नहीं लिखा अब तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कंट्रोल उससे बाहर आ जाएगा और किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड एल्स इफ स्ट्रक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट्स आप लिखते हैं और साथ में सिंटैक्स लिख देते हैं। सिंटैक्स लिखें या एग्जांपल के थ्रू भी आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।